हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनसे हमें ये पता लग सके कि वहां पे कोई न कोई रिएक्शन हो रही है। क्योंकि हर बार हम उस केमिकल सब्सटेंस को देख के या हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि वहां पे कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है और फिर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइन हैं जिनसे हमें पता लगे कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ, या फिर हम लिख लें इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे तो वहां से हमारे पास जो है उसमें से गैस के बबल्स निकले, ताकि हम ऑब्जर्व करके पता लगा सके कि यहां पे कोई न कोई केमिकल रिएक्शंस हुई है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अक्सर मैं क्लास में या फिर कहीं पे भी इस एग्जाम्पल से समझाता हूं कि जब भी हम जो है जिंक को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट का प्लस H2 का, हाइड्रोजन गैस का। एनसीईआरटी में, क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये एक एक्टिविटी भी दे रखी है जिसमें हमारे पास जो सोप सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है और जब हम उसको जलाते हैं या इग्नाइट करते हैं तब वो जो है पॉपअप साउंड की फॉर्म में जो है हमें साउंड देता है। ये हमारे पास रिएक्शंस हैं कि जब भी जिंक ग्रेन्यूल्स को मिलाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो हम ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शंस हो रही है। दूसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, यदि चेंज इन टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो अक्सर सबको पता रहता है या फिर नहीं पता तो वो जान ले कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या हीट चेंज के बेसिस पे। तो पहली है एक्सोथर्मिक और दूसरी है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो एनर्जी है या हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। चेंज इन टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल्स इस कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लूं। आपने यदि कैल्शियम ऑक्साइड कभी नाम सुना हो या फिर नहीं सुना हो तो वो जान लें कि हम जो लाइम, क्विक लाइम जिसे बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब पानी के साथ मिलाया जाता है H2O के साथ तो हमारे पास देता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्विक लाइम। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास बनाता है स्लैक लाइम, या फिर हिंदी में इसको कहें तो ये हमारे पास चूना है। ये है हमारे पास बुझा हुआ चूना, जब पानी डाल दिया जाता है तो बुझ जाती है ना चीज, तो हमारे पास इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना या स्लैक लाइम। अब देखो, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं बच्चों को अक्सर समझाता हूं कि पुराने जमाने में जब घर बनते थे, या फिर मैंने तो देखा है अपने बचपन में कि चूने का एक ढेर लगाते थे, उसके बीच में जो है खड्डा करते थे और पानी डालते थे, तो उसमें बहुत तेजी के साथ जो है हीट एनर्जी निकलती थी। वो बहुत ज्यादा गर्म होता था, वहां से हमें जो हीट एनर्जी की वेपर्स, हमें हीट एनर्जी दिखती थी कि यहाँ से जो है बहुत ज्यादा हीट निकल रही है। तो ये हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी यदि मैं बात करूं थर्ड प्रॉपर्टी की, तो मैं ले सकता हूं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दो रिएक्टेंट को हम आपस में मिलाते हैं तो कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और हम उस कलर चेंज को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि हमारे पास जो आयरन नेल्स हैं
लोहे की जो कीलें हैं उसको जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ डिप करके रखा जाता है, पहले ही बता दूं स्लो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये हमारे पास FeSO4 प्लस Cu कॉपर देता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो होता है हमारे पास ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर होता है, और जो आयरन सल्फेट है उसका कलर होता है ग्रीन। अब देखो, जब भी कलर होगा चेंज ब्लू से ग्रीन, तो हम ऑब्जर्व या फिर हम देख के पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे जो है आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर फॉर्मेशन की जगह एक बार चेंज इन स्टेट ले लेते हैं, चेंज इन स्टेट। अब मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आपकी जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें चेंज इन स्टेट की बात नहीं की गई है। उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि हमारे पास जब भी स्टेट में चेंजेस होता है तो वहां पे जनरली फिजिकल चेंज होता है, मैक्सिमम चांस है कि वहां पे फिजिकल चेंज हो, वहां पे केमिकल चेंज नहीं हो सकता। लेकिन एक एग्जांपल मेरे ध्यान में ऐसा आ रहा है कि हम जब भी बर्निंग ऑफ, ध्यान रखना मैं बर्निंग कह रहा हूं, मेल्टिंग नहीं कह रहा हूं, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। मैंने लास्ट जो केमिकल चेंज है उसमें भी आपको बताया था कि हमारे पास जो कैंडल है जब वो बर्न होती है तब वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो उस फ्लेम प्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन क्या था कि यहाँ पे जो वैक्स है, वो वैक्स जो है वो सॉलिड से कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में हो सकता है, ये बहुत छोटा लिख दिया दिखे नहीं, सॉलिड से चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड से चेंज होता है किसमें, वो वेपर्स में चेंज होता है या फिर गैसियस स्टेट में चेंज होता है। अब जब गैस में जाएगा तो गैस हल्की होती है, ऊपर जाती है, तब ऊपर वो फ्लेम के साथ उसका कंबशन होता है, जो ऊपर जो है हमारे पास हीट एनर्जी होती है उसके साथ उसका कंबशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास वो सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हुआ किसमें, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, तो ये भी हमारे पास, और गैस में होने के बाद उसका कंबशन हुआ, और कंबशन में हमारे पास कैसा चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है। इट मींस हमारे पास स्टेट में चेंज हुआ, और स्टेट में चेंज होने के बाद जो है कंबशन हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो हम वहां पे पढ़ते भी हैं कि बर्निंग ऑफ जो कैंडल वैक्स है उसमें हमारे पास दोनों है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। हालांकि वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ने का अलग था, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये सॉलिड से वेपर्स में चेंज हो रहा है, और वेपर्स जो हैं एक तरीके से हमारे पास स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। लास्ट हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं वो स्मॉल पीपीटी से लिखते हैं। आप बहुत हायर क्लासेस में जाओगे तब वहां पे आपको मैक्सिमम बताया जाएगा कि यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ कि जब भी हमारे पास KI पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है PbNO3 का हॉल ट्वाइस, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, ये जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है KNO3, हमारे पास बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनता है KNO3 प्लस PbI2 लेड आयोडाइड। अब देखो ये कैसे बना होगा, यदि किसी को रिएक्शंस याद नहीं हो रही है तो लेड नाइट्रेट कैसे बना होगा, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं कि Pb और NO3 माइनस, इसकी वैलेंसी होती है -1, इसकी वैलेंसी होती है हमारे पास क्या, +2। जब इन दोनों को क्रिस क्रॉस मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो लेड और नाइट्रेट को हम कहाँ रखेंगे, पास। एटम एनाइन जो है वो पॉली एटॉमिक है तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, इसकी हमारे पास वैलेंसी किसके पास चली जाएगी, एनाइन के पास, और
एनायन की वैलेंसी हमारे पास चली जाएगी कैटायन के पास। कैटायन के पास 1 है, 1 चाहे लिखो या ना लिखो, हमारे पास क्या बन गया, लेड नाइट्रेट। अब ये कैटायन ये एनायन जब इस कैटायन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो इसमें हमारे पास एक तो K प्लस है, एक I माइनस है। ये कैटायन यदि इसके एनायन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वापिस से ये वाला कैटायन क्या इसके एनायन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट बना और एक हमारे पास बना लेड आयोडाइड। Pb लेड पे होता है +2 चार्ज, आयोडाइड पे होता है -1 चार्ज। जब क्रिस क्रॉस मेथड से इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो PbI हम दोनों को कैटायन और एनायन को पास पास लिखेंगे। इसकी वैलेंसी हमारे पास किसके पास जाएगी, अच्छा दिमाग में डाउट आएगा ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास मोनो एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक एनायन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी डायरेक्ट यहां लिखेंगे। ये 1 है, 1 चाहे लिखो या ना लिखो, हमारे पास क्या बन गया, लेड आयोडाइड। अब जो है हमारे पास जो ये लेड आयोडाइड हमारे पास बन रहा है, इस लेड आयोडाइड का हमारे पास जो पीपीटी आती है, जो इसका प्रेसिपिटेट आता है वो येलो कलर का आता है, येलो पीपीटी आती है। क्या आती है हमारे पास, येलो पीपीटी। हो सकता है रेड कलर है, थोड़ा आपको कम दिखे, लेकिन मार्कर जो है हमारे पास रेड अभी अवेलेबल है। तो हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ तो क्या देता है, पोटेशियम नाइट्रेट देता है प्लस लेड आयोडाइड देता है। और लेड आयोडाइड की हमारे पास जो है वो येलो पीपीटी होती है, बहुत ही शानदार पीपीटी दिखती है। लैब में हम बच्चों को करके भी बताते हैं कि एक छोटी सी एक्टिविटी है जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की है। तो ये हमारे पास सारे, जब भी आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको 4 पॉइंट तो कंपलसरी है बताने कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। ये सारे पॉइंट्स आप 1 बाय 1 लिख के आ सकते हैं और उनमें एक एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।